शुभ संग नीना का विवाह। शादी का कार्ड पढ़कर शुभ मन ही मन मुस्कुरा रहा है। शुभ की शादी उसकी माँ वीना की मर्जी से हो रही है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और शुभ नीना को बहुत पसंद करने लगता है। लेकिन बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि शुभ अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। आइए जानते हैं हमारी इस कहानी में। माँ, मुझसे और नीना से जो भी मिलने आता है वो मेरी तो बिल्कुल तारीफ ही नहीं करता, बस नीना की तारीफ करता रहता है। क्यों करवाई आपने इतनी अच्छी लड़की से मेरी शादी? बेटा, अक्सर दूल्हा इसलिए रोता है कि उसे अच्छी बीवी नहीं मिली, और तू इसलिए रो रहा है कि तुझे अच्छी बीवी मिली है। नहीं माँ, रो नहीं रहा हूँ, थैंक्स बोल रहा हूँ। आपकी पसंद की लड़की से शादी करके मैंने कोई गलती नहीं की। तभी शुभ के फ़ोन पर किसी लड़की का फ़ोन आ गया। वो बात करने बाहर चला गया। जब बाहर से वापस आया तो बोला, माँ, मेरी दोस्त काशी का फ़ोन था। वो कल सुबह घर आ रही है नीना से मिलने। वो हमारी शादी में नहीं आ पाई थी ना, इसलिए अब मिलने आ रही है। ये काशी वही है ना जो तेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी? हाँ माँ, वही है। मुझे पसंद नहीं वो लड़की। क्यों बुलाया तूने उसे? माँ, वो मेरी दोस्त है, खुद घर आने के लिए बोल रही थी, मना कर देता क्या? शुभ अपनी माँ को चुप करा देता है। अगली सुबह काशी वहाँ आ जाती है। शुभ उसे नीना से मिलाता है। काशी नीना से मिलकर कहती है, शुभ, तुम्हारी वाइफ सच में बहुत अच्छी है। आंटी जी से तो मैं मिल चुकी हूँ। चलो, तुम्हारी फैमिली तो पूरी हो गई। अभी कहाँ, अभी तो मुझे पोता या पोती का मुंह देखना है, तब कहीं जाकर मेरा परिवार पूरा होगा। काशी को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो वहाँ से चली जाती है। एक दिन शुभ नीना को लेकर डिनर कराने होटल जाता है। वहाँ उन्हें अचानक काशी मिल जाती है। वो उनके पास आकर कहती है, हाय शुभ, हाय नीना। अरे काशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ना यहाँ क्रिकेट खेलने आई हूँ। ऑफ कोर्स यार, खाना खाने आई हूँ। चलो अच्छा है तुम लोग मिल गए। अब मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। काशी नीना और शुभ के साथ खाना खाने बैठ जाती है और उनसे बातें करती है। तीनों खाना खाकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नीना शुभ से कहती है, ये बताओ, ये डिनर तो हम दोनों का ही था ना, तो ये काशी कहाँ से आ गई? अरे मुझे क्या पता, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे काशी को मैंने यहाँ बुलाया था। अरे पर वो यहाँ आई कैसे? मुझे नहीं पता कैसे आई। सच में यार, ऐसे क्या देख रही हो? मेरी आज इससे बात भी नहीं हुई। इसी तरह अगले दिन सुबह सुबह काशी बिना किसी को बताए शुभ के घर पहुंच जाती है और घर की डोरबेल बजाती है। शुभ दरवाजा खोलता है। अरे काशी, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या मेरा आना? अरे मैंने सोचा तुम्हारी बीवी के हाथ का बना हुआ नाश्ता करूंगी। आखिर मैं भी तो देखूं तुम्हारी बीवी खाना कैसा बनाती है। बिल्कुल, मेरी बीवी ना आलू के पराठे बहुत टेस्टी बनाती है। शुभ नीना से नाश्ता बनवाता है और वो सबके साथ बैठकर नाश्ता करते हुए कहती है, शुभ तुम्हें पता है और नो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आज वो देखते हैं। सब साथ मिलकर देखेंगे, मजा आएगा ना? गुड आइडिया। चलो, नाश्ता करने के बाद हम सब टीवी देखेंगे। भाई तुम सब टीवी देखो, मुझे समझ में नहीं आता ये मैच बैच। मैं सत्संग में जा रही हूँ, खाने के समय तक ही आ पाऊंगी। वीना वहाँ से चली जाती है और नीना घर के कामों में लग जाती है। काशी और शुभ सारा दिन एक साथ बैठकर टीवी देखते हैं और नीना उन दोनों के लिए खाना बनाकर लाती है। जब वीना घर आती है तो सारा नज़ारा देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो किचन में अपनी बहू के पास जाकर कहती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है? क्यों इन दोनों की सेवा में लगी हुई है? इस लड़की की हरकतें मुझे अच्छी नहीं लग रही। देखो कैसे शुभ से चिपक चिपक कर बैठ रही है। इस तरह से बिना बताए घर में आने का मतलब क्या है? माँ जी, आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं और आजकल तो ये नॉर्मल सी बात है। बहू, ये नॉर्मल सी बात तुझे लग रही है। दोस्ती को प्यार में बदलते देर नहीं लगती। और ये लड़की तो है ही चालाक। वीना ने अपनी बहू को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। एक दिन शुभ अपनी माँ और बीवी को घुमाने के लिए लेकर जा रहा था। वो कार में बैठने ही वाले थे कि काशी आ गई। अरे आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, नरक में। अच्छा आंटी,
मैं भी तो देखो नर्क कैसा होता है। मैं भी चलूंगी आपके साथ। काशी जल्दी से शुभ के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई और बोलने लगी, नीना, पता है गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मजा ही कुछ और है। नहीं पता मुझे। और कैसे पता होगा, तुम जो फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई हो? वैसे काशी, तुम्हें तो आदत होगी ना यूं इस तरह दूसरों के पतियों के साथ फ्रंट सीट पर बैठने की। माँ ये क्या कह रही हो? अब काशी, माँ की बात का बुरा मत मानना, माँ को आदत है ऐसे बात करने की। इस तरह काशी शुभ के साथ आगे, नीना को वीना जी के साथ पीछे बैठना पड़ा। अब काशी रोज शुभ के घर आ जाती। एक दिन काशी उनके घर आकर सीधा किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। जब नीना ने ये देखा तो कहने लगी, अरे काशी, तुम किचन में क्या कर रही हो? कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। नीना, शुभ को तुम्हारे हाथ के बने आलू के पराठे बहुत पसंद है ना, तो आज मैं उसे अपने हाथ के बने आलू के पराठे खिलाऊंगी। और हाँ, तुम्हारे और माँ के लिए भी बना दूंगी। डोंट वरी, तुम बाहर जाओ, आराम से बैठो। देखो काशी, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बना लूँगी नाश्ता। और हाँ, माँ जी को तुम आंटी बोलती थी ना, ये माँ बोलना कब से शुरू कर दिया? बस आज से ही। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? नीना के मना करने के बाद भी काशी किचन में से नहीं गई और उसने शुभ को आलू के पराठे खिलाए तो शुभ उसकी बहुत तारीफ करने लगा। क्या बात है काशी, तुम तो नीना से भी अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हें पसंद आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम्हें ना मुझे इसका इनाम देना होगा। बताओ क्या चाहिए? मैं बहुत दिनों से शॉपिंग करने की सोच रही थी। चलो, मुझे शॉपिंग कराने ले चलो, और इसी बहाने थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। शुभ काशी को लेकर चला गया। अब काशी इसी तरह कभी उनकी किचन, कभी बेडरूम, तो कभी उनकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने लगी। शुभ के साथ घूमना और मौज मस्ती करना तो काशी के लिए आम बात हो गई। नीना को ये बात खटकने लगी तो उसने शुभ से कहा, शुभ, तुम्हारी दोस्त हमारी जिंदगी में कुछ ज़्यादा ही इंटरफियर कर रही है, मुझे पसंद नहीं है ये सब। नीना, पहले तो सिर्फ माँ बोलती थी, अब तुम भी बोलने लगी। मुझे आज पता चला कि माँ सही बोलती थी। और ये कोई तरीका है क्या? जब मर्जी घर में आ जाती है, किचन में घुस जाती है। किचन तो छोड़ो, हमारे बेडरूम में भी आ जाती है। वो अपने आप को इस घर का सदस्य समझती है, इसलिए आ जाती है। जो भी हो, वो तुम्हारी दोस्त है तो उससे कहो कि अपनी हद में रहे, वो अब इस घर में नहीं आएगी। नीना, ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है, उसका जब मन करेगा वो इस घर में आएगी। देखिए जी, अब वो इस घर में आई ना तो मैं उसे धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। नीना, अगर तुमने मेरे और काशी के बीच आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, दूर रहो उससे। तलाक की बात सुनकर नीना एकदम चुप हो गई। उसने सारी बात अपनी सास को बताई। अब नीना को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने पति का पीछा काशी से कैसे छुड़ाए। क्या नीना अपने पति को काशी के जाल में फंसने से बचा पाएगी, या फिर शुभ नीना को तलाक दे देगा? नीना और उसकी सास इस बात से बहुत परेशान है। नीना के साफ मना करने के बाद भी शुभ काशी से मिलना और काशी शुभ के घर आना बंद नहीं करते। अरे शुभ, तुम अभी तैयार नहीं हुए? तुमने मुझे इतनी जल्दी जल्दी में बुलाया, मैं दौड़ती हुई आई हूँ, और तुम तो अभी तक नहाए भी नहीं हो। यार, मैंने मूवी की टिकट बुक किया, लेकिन 2 घंटे बाद का शो है। अच्छा सुनो, मैं तैयार हो जाता हूँ, तुम अच्छी सी चाय बना कर ले आओ ना। तभी वहां नीना आ जाती है। आज आप कहीं नहीं जाओगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओगे? नीना, तुम माँ के साथ चली जाओ, मुझे मूवी देखने जाना है। शुभ, आपका मूवी देखना ज्यादा जरूरी है या मुझे डॉक्टर के पास ले जाना? देखो, मैं काशी को ऑलरेडी बुला चुका हूँ, अब उसे नहीं लेकर जाऊंगा तो उसे बुरा लगेगा। सॉरी, तुम माँ के साथ चली जाओ। शुभ नीना को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाता, लेकिन काशी के साथ मूवी देखने चला जाता है। इस बात से नीना को बहुत दुख होता है। उधर रास्ते में शुभ काशी से कहता है, काशी, थैंक्स, तू मेरे साथ आई, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है शुभ, तभी तो तुम्हारे बुलाने पर दौड़ी दौड़ी चली आती हूँ मैं। काशी, सच कहूँ तो मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से ही पसंद करता हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम भी पसंद करती हो? मैं तुमसे ही शादी करता ना। और
अब तो मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ काशी। अब तो मैं मिल भी गई हूं ना तुम्हें, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इस तरह काशी और शुभ एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। वीना और नीना को भी ये बात पता चल गई। अब नीना बहुत उदास रहने लगी। वीना से नीना की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वीना ने अपने छोटे भाई विराट को फोन करके सारी बात बताई। अगले दिन वो वीना के घर आया तो सबसे पहले काशी उसके सामने आई। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, इतनी सुंदर लड़की इस घर में क्या कर रही है? काशी विराट को देखती ही रह जाती है। वो दिखने में बहुत हैंडसम और काफी रिच लग रहा था। काशी कहती है, आप कौन हैं और किससे मिलना है आपको? तभी वहां पर शुभ आ जाता है और कहता है, अरे मामा जी आप, नमस्ते। ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? बस अपनी बहन और भांजे की याद आ गई तो चला आया। मैं दीदी से मिलकर आता हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। विराट अपनी बहन के पास चला जाता है। तभी काशी शुभ से कहती है, शुभ, तुम्हारे मामा तो तुम्हारे छोटे भाई लग रहे हैं, कितने हैंडसम है। बहुत हैंडसम होने के साथ साथ बहुत अमीर भी हैं। मेरे मामा की बहुत प्रॉपर्टी है और कई बिजनेस चल रहा है। और तुम देखना, मामा जी हमारे लिए कितने सारे और कितने महंगे महंगे गिफ्ट लाए होंगे। काशी ये सुनकर खुश हो जाती है और विराट के लिए बहुत अच्छे खाने का इंतजाम भी करती है। मामा जी, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। आप बहुत दूर से आए हैं ना, भूख लगी होगी। चलिए ना, मैंने खाना लगा दिया है। ब्यूटीफुल लेडी, भूख तो मुझे लगी, लेकिन मामा मैं विराट का हूँ, तुम्हारा नहीं। तुम मेरा नाम ले सकती हो। विराट। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काशी है। काशी विराट से बात कर रही थी कि तभी विराट के फोन पर किसी का फोन आता है। विराट फोन उठाकर कहता है, हेलो शर्मा जी, कहिए कहिए। क्या मैं इतनी छोटी सी पार्टी का हिस्सा बनूं? नहीं 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 शर्मा जी, आपको पता है ना मेरी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से भी ज्यादा है, और आप मुझे इतने छोटे बिजनेस में हाथ डालने के लिए बोल रहे हैं। आप मेरे लिए कोई और पार्टी ढूंढिए। काशी विराट की बात सुनकर हैरान हो जाती है। 50 करोड़। विराट फोन रखता है और काशी से कहता है, सॉरी काशी, मेरे पीए का फोन था। तो कहाँ थे हम? तुम्हारे नाम पर। बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, काशी। वैसे तुम हो कौन? पहले तो कभी तुम्हें इस घर में नहीं देखा। जी, मैं शुभ की दोस्त हूँ। सिर्फ दोस्त या कुछ और? जी, ये क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ अच्छी दोस्त हूँ। अच्छा लगा सुनकर कि तुम सिर्फ दोस्त हो। चलो खाना खाते। काशी और विराट खाने के लिए बैठते हैं। विराट खाना खाते ही खाने की तारीफ करने लगता है। अरे वाह दीदी, क्या खाना बनाया है? किसने बनाया है? बहुत अच्छा है। काशी ने बनाया है, स्पेशल तुम्हारे लिए। मुझे लगा कि नीना ने बनाया होगा। तभी तो बोलती हूँ, शादी कर ले। होटल का खाना खा खा कर तू घर के खाने का स्वाद भूल गया है। अरे दीदी, आप कहो तो अभी शादी कर लूं, अगर कोई मुझे रोज इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला दे। विराट की बात सुनकर काशी मन ही मन मुस्कुराने लगी। अब वो विराट के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करती है। एक दिन शुभ ने काशी से कहा, काशी, सलमान खान की नई मूवी आई है, देखने चले क्या? और डिनर भी साथ में करेंगे। नहीं शुभ, मुझे ना विराट जी के साथ एग्जीबिशन में जाना है। मामा जी के साथ एग्जीबिशन में? तुम्हें एग्जीबिशन का शौक कब से पड़ गया? प्लीज शुभ, ज्यादा सवाल मत करो ना। मेरा जाने का मन है, मुझे जाना है। तुम एक काम करो, नीना को बोल दो, वो चली जाएगी तुम्हारे साथ। शुभ काशी की बात सुनकर जितना हैरान हुआ उतना ही परेशान। अब काशी शुभ को इग्नोर करने लगी और विराट के साथ रहने लगी। एक दिन काशी विराट के कमरे में बैठकर उससे बात कर रही थी कि तभी शुभ वहां आकर कहने लगा, काशी, तुम मामा जी के कमरे में क्या कर रही हो? मैं विराट को चाय देने आई थी तो यहीं रुक गई। तुम बताओ, तुम्हें क्या काम है मुझसे? काशी, तुम काम के बारे में तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम हर बार सिर्फ काम से ही आती हो मुझसे मिलने। पहले तो सीधा मेरे कमरे में आती थी, अब मामा जी के कमरे में आती हो। तुम्हारी वजह से मेरा और नीना का रिश्ता भी खत्म होने की कगार पर आ गया है। देखो शुभ, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी वजह से अपना कोई भी रिश्ता खराब करो। तुम अपने रिश्ते को संभालो और मुझे अकेला छोड़ दो। शुभ काशी की बात सुनकर वहां से चला जाता है।
अब काशी विराट के साथ मूवी देखना, क्लब में जाना और डिनर करना शुरू कर लेती है। एक दिन शुभ अपनी माँ वीना और अपनी पत्नी नीना के साथ बात कर रहा था, तभी वहाँ विराट और काशी आ जाते हैं। सभी उन दोनों को देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। तब शुभ कहता है, मामा जी, ये क्या करके आए हो आप दोनों? शुभ, हमने शादी कर ली है। तुम दोनों ने दूल्हा दुल्हन के कपड़े पहने हैं, गले में वरमाला है, काशी की मांग में सिंदूर है। ये देखकर तो कोई भी बता देगा कि तुमने शादी कर ली। लेकिन विराट, तुझे दुनिया में यही मिली थी शादी करने के लिए? अरे काशी, शर्म कर ले। पहले मेरे बेटे को फांस रही थी, अब मेरे भाई को फंसा लिया। अरे निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। काशी, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, तो तुमने मेरे मामा से शादी क्यों की? शुभ, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, वो सिर्फ एक लगाव था, आकर्षण। प्यार तो मैं विराट जी से करती हूँ। काशी की बात सुनकर शुभ समझ गया कि काशी किसी से प्यार नहीं कर सकती। उसे जहाँ फायदा दिखता है वो वहीं की हो जाती है। लेकिन उसे अब अपने मामा जी की चिंता होने लगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप सही कहती थी, काशी अच्छी लड़की नहीं है। उसकी वजह से मैंने आपको और नीना को बहुत दुख दिया है। लेकिन अब मुझे मामा जी की चिंता हो रही है। अगर उसने मेरी तरह मामा जी को भी धोखा दिया तो? शुभ की बात सुनकर वीना मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, मेरा भाई कोई भी डील बिना सोचे समझे नहीं करता। उसने ये फैसला भी सोच समझ कर लिया होगा। वो फंसने वालों में से नहीं है। चलो, अब तुम दोनों भी काशी नाम का चैप्टर क्लोज करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। शुभ ने नीना से माफी मांगी और फिर कभी ऐसी गलती ना करने का वादा किया। लेकिन शुभ और नीना को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो वीना अभी मामा जी के काशी से शादी करने पर उन्हें इतना सुना रही थी, वो अब इतनी शांत कैसे हैं? आखिर विराट ने काशी से शादी क्यों की? ये विराट की कोई चाल है? क्या इसमें वीना भी शामिल है? या फिर काशी इनसे भी 2 कदम आगे निकलेगी? अरे बहू, तू क्या मुझे बेवकूफ समझती है? क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? अरे तो और क्या करूं, तू काम ही कुछ ऐसा करती है। पिछले 1 हफ्ते से कह रही हूँ कि पिंकू दर्जी के यहाँ से मेरे कपड़े लिया, लेकिन तू है जो रोज मुझे बातों में घुमा के टाल देती है। अपने लिए सूट सिलवाने में तो बड़ी फुर्ती दिखाती है। अरे माँ जी, आप तो हर वक्त बस मौके की तलाश में रहती हैं और छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना देती हैं। वैसे भी उस दर्जी ने आपके कपड़े अभी तक नहीं सिले हैं, तो इसमें मैं क्या करूं? अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आजकल तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चपड़ 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 चल रही है। ये मत भूल, मैं तेरी सास हूँ और तू मेरी बहू। चल जा, चुपचाप जाकर बाथरूम में कपड़े धोआ। आज घर में बहुत काम पड़ा है। तेरे साथ बहस करके तो मेरा सर भारी हो गया है। मैं तो चली अपने कमरे में आराम करने। इतना कहकर कोकिला अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और सुधा बाथरूम में कपड़े धोने। एक दिन सुधा अपनी सास के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। ये लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। कोकिला जैसे ही खाना खाती है, खाने का स्वाद उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो भड़क कर अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तूने क्या मुझे गाय भैंस समझ रखा है जो ये घास फूस लेकर मेरे सामने रख दिया? अरे जरा दाल तो देख, बिना तड़के वाली दाल एकदम फीकी है। और ये सब क्या है? एक तो पिछले 4 दिनों से दवाइयाँ खा खा के पहले से मेरा मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है, ऊपर से तू ये सब मेरे लिए बनाकर लाई है। अरे माँ जी, आप भूल रही हैं, डॉक्टर ने आपको तीखा मसालेदार खाना खाने से मना किया है। अरे डॉक्टरों का क्या है, वो तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन तू क्यों डॉक्टर नहीं बन रही है? चल अब जा और मेरे लिए कुछ चटपटा सा बना कर ले आ। ठीक है माँ जी। सुधा किचन में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जब सुधा घर का काम कर रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही सामने अपनी दादी सास को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उनके पैर छूते हुए उनसे कहती है, अरे दादी जी, आप अचानक अंदर आइए। जीती रहे बहू, अरे तू तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। तभी वहां रमेश भी आ जाता है।
दादी के पैर छूते हुए कहता है, अरे क्या बात है दादी, बड़े दिनों के बाद आपको हमारी याद आई। इस बार मैं आपको जल्दी वापस जाने नहीं दूंगा। हाँ, अरे तू चिंता मत कर, इस बार मैं यहाँ आराम से कुछ दिन बिता कर ही जाऊंगी। कोकिला कहीं नजर नहीं आ रही। तभी वहां कोकिला आ जाती है। पाए लागू माँ जी। सुमित्रा हंसते हुए कहती है, अरे कोकिला कितनी मोटी हो गई है तू। लगता है तेरे चटोरेपन की आदत अभी तक नहीं गई। अच्छा सुन, मैं बहुत थक गई हूँ, जल्दी से मेरे लिए एक गिलास ठंडा शरबत तो ले आ। तभी कोकिला सुधा को शरबत लाने के लिए कहती है। ये देख सुमित्रा कोकिला से कहती है, अरे बड़ी चालाक है तू। मैंने तुझे शरबत लाने के लिए कहा और तू इस बेचारी सुधा को क्यों भेज रही है, हैं? वैसे भी इसकी हालत देखकर लगता है घर के सारे काम ये बेचारी अकेली ही करती होगी। फिर कोकिला शरबत लेने किचन में चली जाती है। उसी शाम, अरे सुधा बहू, मैंने यहाँ के शंकर भगवान के मंदिर की बड़ी तारीफ सुनी है। चल आज मुझे उस मंदिर के दर्शन करा ला। अपनी सास की बात सुनकर कोकिला कहती है, अरे आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ और आपको मंदिर लेकर चलती हूँ। अरे तुझसे किसने कहा चलने के लिए? मैं तो सुधा बहू को लेकर जा रही हूँ और तू भी हमारे साथ चलेगी तो घर में खाना कौन बनाएगा? एक काम कर, घर पर रह और हमारे आने तक मेरे लिए आलू के पराठे, दही और काजू बादाम डालकर बढ़िया खीर बना के रखना। अरे सुधा बहू जल्दी से तैयार हो जा, देर हो रही है। चल जल्दी कर, हम दोनों चलते हैं। थोड़ी देर के बाद सुधा तैयार होकर आती है और सुमित्रा को मंदिर दिखाने के लिए लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोकिला किचन में खाना बनाते बनाते अपने आप से बड़बड़ाती है, ये बुढ़िया इस घर में क्या आई है? मेरा तो जीना हराम हो गया है। जब देखो मेरी बहू के सामने मुझे नीचा दिखाने लगती है। इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आखिर मेरा नाम भी कोकिला है। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा और सुधा दोनों मंदिर पहुंचते हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद सुमित्रा सुधा से कहती है, बहू तेरी सास कोकिला की बातों का बुरा मत मानना। वो सिर्फ जबान से बड़बोली है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। हमेशा अपनी सास को माँ समझकर उसकी सेवा करना एक बहू का यही कर्तव्य होता है। जी दादी जी। थोड़ी देर के बाद मंदिर से प्रसाद लेकर दोनों घर की ओर निकल पड़ती हैं। इस तरह सुमित्रा को उस घर में रहते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोकिला अपनी एक सहेली की मदद से अपने घर में एक नकली खत मंगवा देती है, जिसमें लिखा होता है कि कोकिला के ससुर जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। खत पढ़ते ही कोकिला की सास अपना सामान बांधकर वहां से जाने की तैयारी में जुट जाती है। सुधा उसे छोड़ने के लिए स्टेशन चली जाती है। अपनी सास के जाते ही कोकिला बड़ी खुश हो जाती है। अच्छा हुआ बुढ़िया चली गई, चलो आज से मुसीबत टली। अब इस घर में फिर से मेरा राज चलेगा। जब सुधा वापस घर आती है तो कोकिला उससे कहती है, क्यों सुधा बहू, उस बुढ़िया को गाड़ी में बिठाई? मैं जानती थी वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली, इसीलिए तो मैंने नकली खत मंगवाकर उसे वापस भिजवा दिया। आखिर मेरा नाम भी कोकिला है। तभी सुधा कहती है, ये आपने ठीक नहीं किया माँ जी। आपको पता नहीं कि दादी जी आपसे कितना प्यार करती हैं। दादी जी तो आपकी कितनी तारीफ कर रही थी। मुझसे कह रही थी कि सासू माँ समान होती है, अपनी सास की खूब सेवा करना। और इतना ही नहीं, उन्होंने आपके लिए ये कंगन भेजे हैं जो वो आपको देने के लिए गांव से लेकर आई थी। अपनी बहू की बातें सुनकर और अपनी सास के मन में उसके लिए इतना प्रेम देखकर
उसकी आंखें भर आती है। वो अपनी बहू को गले लगाकर कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने अपनी सास और बहू दोनों को गलत समझा। मैं भूल गई थी कि सास भी आखिर बहू होती है। शिक्षा, हमारे रिश्ते कच्चे धागे की तरह नाजुक होते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और अपने बड़ों के साथ हमेशा आदर से पेश आना चाहिए। मास्टर दीनानाथ एक सुखी संपन्न परिवार के मुखिया थे। पूरे गांव में उनके व्यवहार और आदर्शों के चर्चे थे। उनके घर में उनकी पत्नी, 2 बेटे, 1 बहू और 1 नाती था। माँ जी, मैंने दाल चावल बना दिए हैं, आप बस सब्जियां और रोटियां बना लीजिएगा। मैं चिंटू का होमवर्क करवाने जा रही हूँ। ठीक है बहू, जरा जल्दी करना, उमेश कॉलेज से आने ही वाला है। जी माँ जी। चिंटू इधर आ, चल मुझे ABCD लिख के दिखा, स्मॉल वाली। इतना कह के वो कमरे में चली गई। अब मेरे देवता भी नहीं जाने वाले, मैं तो आराम से टिकटॉक बनाऊंगी, बिंदास। तभी उमेश भी आ जाता है। माँ, खाना बना क्या? हाँ, बस रोटियां सेक रही हूँ। भाभी कहाँ है? चिंटू को पढ़ा रही है। मैं लगाती हूँ ना खाना, बस 5 मिनट रुक जा। ठीक है माँ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ये बातचीत घर का बड़ा बेटा दिवाकर सुन रहा था। वो अपने कमरे में गया। रत्ना, ये क्या है? क्या क्या है? तुम मोबाइल चला रही हो, पहले खाना बनाना चाहिए ना। खाना तो बना के आई हूँ, अब क्या पूरे दिन चूल्हे में ही घुसी रहूं? अगर बना कर आई हो तो माँ रोटियां क्यों बना रही हैं? अच्छा, अब समझी। सिखाए पूत दरबार में हाजिर। मतलब कि माँ जी ने आपको भड़काया है। रत्ना, माँ ने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद देखा है। मालूम है। घर की बहू आराम से मोबाइल चलाए और बुजुर्ग माँ खाना बनाए, ये शोभा देता है क्या? अरे इतनी भी बुरी नहीं है, 4 रोटी ही तो सेकी है। मेरी दादी अभी तक पूरे घर का काम करती है। ओह, अब समझा। तो ये तुम्हारी खानदानी परंपरा है। सुनो जी, खानदान पर मत जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बता देती हूँ। तुमसे बात करने से अच्छा दीवार पे सर मार लूं। हाँ हाँ, मारो ना। तभी माँ की आवाज आती है। दिवाकर बेटा, तू भी खाना खा ले। आया माँ। थोड़ी देर बाद सब खाना खा के उठते हैं। अरे, आपने बर्तन क्यों मांज लिए? मैं तो करने ही वाली थी। तो क्या हुआ बेटा, चलो अब तुम भी खाना खा लो। खाना खाकर रत्ना फिर कमरे में चली जाती है। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और कुछ दिन बाद। माँ जी, क्या हुआ? आप उठी नहीं अब तक? रोज तो अब तक झाड़ू पोछा भी हो जाता था। तबीयत ठीक नहीं लग रही। सब समझती हूँ, काम न करने के बहाने हैं सब। कुछ कहा बहू? हाँ? नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए। आज तो रत्ना को ही पूरा काम करना पड़ा। वो आराम कर रही थी कि दीनानाथ जी ने आवाज लगाई। अरे बहू, घर का ध्यान रखना, मैं तुम्हारी माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। जी बाबूजी। शाम को दीनानाथ जी अखबार पढ़ रहे थे। अब बहू, एक गिलास पानी तो देना। ये लीजिए। क्या कहा डॉक्टर ने? पीलिया बताया है, कहा है ज्यादा बढ़ गया है, 1 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। मन ही मन रत्ना सोचती है, हाय, अब तो मैं मर ही जाऊंगी काम कर करके। बस उसी दिन से रत्ना ने दीवा करके कान भरना शुरू कर दिया। आज सुबह से सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली।
हे भगवान, मेरी कमर। हाँ, इस समय तुम फिरकी बनी हुई हो। अच्छा, तो पहले क्या मैं पड़ी पड़ी खाती थी? मेरा वो मतलब नहीं है रत्ना। मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ जी, तुम्हें मेरी फिक्र ही कहाँ है। अरे भगवान, ऐसी बात नहीं है। अच्छा लाओ, मैं मालिश कर देता हूँ। अगर ऐसी बात नहीं है तो अलग क्यों नहीं हो जाते? माँ की तबीयत ठीक होने दो, फिर देखता हूँ। कुछ दिनों बाद रत्ना वही बात छेड़ती है। अब तो माँ जी की तबीयत ठीक है ना, बात कीजिए तो। उमेश की शादी के बाद देखते हैं। नहीं, अभी बात कीजिए, मेरे भी कुछ अरमान हैं। यहाँ तो सिर्फ काम वाली बाई बना कर रखा है। ठीक है बाबा, आज ही करता हूँ बात। शाम को दिवाकर हिम्मत करके माँ बाबूजी के पास जाता है। माँ, बाबूजी, हाँ बेटा, बोलो। वो बोलो बेटा। माँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं रत्ना, मेरा मतलब इस समय काम कुछ ज्यादा है तो। समझ गई बेटा, तुम लोग अलग रहना चाहते हो। पर माँ, रहेंगे तो यहीं। तुम्हें अलग होना है तो हो जाओ। वैसे भी जो पोर्शन किराए पर देते हैं अभी खाली पड़ा है, तो तुम वहीं रहो। लेकिन तुम अब मेरे लिए सिर्फ एक पड़ोसी हो। मैंने सब सुन लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। अब कम से कम अपनी जिंदगी तो जी सकूंगी। उसी दिन से वे बाबूजी के कहे अनुसार घर के दूसरे हिस्से में रहने लगते हैं। सुबह होते ही, सुनो, आप इस लिस्ट में लिखा सामान ले आइए, मैं चिंटू को ट्यूशन से ले आती हूँ। अब दिवाकर सुबह ड्यूटी पर चला जाता और चिंटू को स्कूल छोड़ने, लाने, खाना, बर्तन, झाड़ू, पोंछा, सारे काम रत्ना को अकेले ही करने पड़ते हैं। छुट्टी का दिन था। चलो खाना खा लो सब लोग। मम्मी, आज फिर से दाल चावल, मुझे रोटी चाहिए। हाँ यार, रोज यही बना देती हो। हे राम, तुम लोगों को खाने की पड़ी है, यहाँ मर गई। पहले तो कितना कभी नहीं थकती थी मैं। हाँ, क्योंकि पहले चिंटू को लाना ले जाना बाबूजी की जिम्मेदारी थी। काम में भी माँ हाथ बटाती थी। खाली समय में चिंटू उमेश के साथ होता था, पर तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं था। तुम तो बस रहने ही दो, हर वक्त मुझे कोसते रहते हो। चलो, अब मुझे महीने का हिसाब बनाने दो। दूध का 1500, अखबार का 500, डिश टीवी का 1000, किराना 10,000, चिंटू की स्कूल फीस 3500, ट्यूशन फीस 1500, आरओ पानी की बोतल 1500, सब्जी 3000, बिजली बिल 2500। हे भगवान, 25,000! हाँ, जबकि बहुत से खर्च जोड़े नहीं तुमने। जैसे पेट्रोल, घूमना फिरना, मोबाइल रिचार्ज, कपड़े लत्ते, आए दिन चाट, कुल्फी, पकौड़ी, दवाई वगैरह। पहले इन सब की कोई चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि बाबूजी भी कुछ पैसे मिला देते थे। कुछ दिन बाद अकेले सारा काम और जिम्मेदारी के चलते रत्ना बीमार हो गई। एक दिन कपड़े फैलाते समय, चिंटू आज स्कूल नहीं गया, छुट्टी है क्या? नहीं दादी, मम्मी की तबीयत खराब है। पापा भी बिना नाश्ता किए ही चले गए। अरे आजा बेटा, तू पहले खाना खा ले। चिंटू बड़े चाव से जाता है और दादी के हाथ का खाना खाता है। बहुत अच्छा खाना था दादी। अच्छा मुआ मेरा प्यारा बच्चा। ये ले, ये खिचड़ी अपनी माँ को दिया। दादी, ये तो बहुत गर्म है। अच्छा ठीक है, तू रहने दे, मैं ही दे आती हूँ। रत्ना के घर जाकर वे देखती हैं कि पूरे घर में कपड़े, झूठे बर्तन, जूते, चप्पल फैले हुए हैं। अरे घर का क्या हाल बना रखा है बहू। अरे माँ जी, आप आइए ना, बैठिए। बैठी रहे, पहले ये खिचड़ी खा, तब तक मैं घर ठीक कर देती हूँ। 1 घंटे में ही घर चमकने लगा। ला बर्तन दे,
शाम को सबके लिए खाना भेज दूंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपको गलत समझा। ये कहते हुए वो सासू माँ के पैर पकड़ लेती है। कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही तो होती है और तू तो मेरी बहू है। तब तक दिवाकर भी ड्यूटी से लौट आया, पर यहाँ का माहौल देखकर छुप कर देखने लगा। पत्नी को बहुत देर से गायब देख दीनानाथ जी भी उसे बुलाने आए हुए थे। माँ बाबूजी को घर पर न देखकर उमेश भी वहीं आ गया और अंदर का नजारा देख वहीं खड़े हो गए। सासू बहू का भरत मिलाप हो गया। हमें माफ कर दीजिए। बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और इसके बाद सब खुशी खुशी पहले की तरह एक साथ रहने लगते हैं। शिक्षा: हमें हमेशा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में अपने ही काम आते हैं।